नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी, बिहार की जो राजनीति की विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति होनी चाहिए, वो रणनीति को लेकर पूरे बिहार में लोग यात्रा कर रहे हैं। पूरे बिहार में सभी पार्टियां बैठक कर रही है। देश में, वैसे देश की हालात आप सबको पता है, पहलगाम को लेकर के तो केंद्र की जो रणनीति है वो उनकी भी बिहार बेस्ड है और बिहार पर टिकी हुई है। बता दें कि महागठबंधन की, यानी इंडिया गठबंधन की आज तीसरी बैठक की गई और उस तीसरी बैठक में तमाम लोग गठबंधन के पहुँचे। बता दें कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो है, मुकेश सहनी, उसके बाद बता दें दीपांकर भट्टाचार्य माले से, साथ ही अब्दुल बारिक सिद्दीकी, कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू, ये तमाम लोग आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि ये तमाम लोग आज पहुंचे हैं इस बड़े बैठक में। और इस बड़े बैठक में जो निर्णय हुआ ये तो कोई बताएंगे नहीं कि आखिर मसला क्या था, लेकिन जो बातें चल रही है वो बातें ये चल रही है कि हमारी जो महागठबंधन की रणनीति होगी वो किस लेवल पे होगी, उसको लेकर के बैठक हुई है। सबसे पहले बैठक की बातें हम बाद में आपको सुनाते हैं, लेकिन इस पर पप्पू यादव ने भी आज पत्रकारों को संबोधित किया है और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार की जो राजनीति है उनके मद्देनज़र रखते हुए 2025 को लेकर के क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है। और राहुल गांधी के वजह से ये पूरे जातीय जनगणना हुई है, उसका श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। आप भी सुनिए। लोगों को न्याय नहीं मिली और राहुल गांधी जी के आने के बाद लगातार राहुल गांधी जी इस देश के अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की साझेदारी की बात कर रहे हैं। और यह एक ही आवाज है, वह है राहुल गांधी जी। और एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जो 10,000 किलोमीटर चल के आम आदमी की पार्टी बनाने का प्रयास हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। आज एक उम्मीद जगी है इस देश के गरीबों, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, पलायन करने वालों की, कि यदि मुझे आर्थिक आज़ादी की हिस्सेदारी मिल सकती है तो उसकी आवाज़ राहुल जी, यदि मुझे शैक्षणिक आज़ादी मिल सकती है तो राहुल गांधी, यदि मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकती है तो राहुल गांधी। यह सवाल आज बहुत बड़ा है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूं, गीदड़ यदि बाघ का खाल पहन ले तो शेर नहीं होता। जिस तरीके से हमारे नेता को अपमानित किया गया, गालियां दी गई, जनों पर गालियां दी गई, जाति पूछा गया, पिता का नाम पूछा गया हेमंत बिस्वा के द्वारा। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसके जात का पता नहीं। वह जो गोदी मीडिया थी, जब नक्सल की बात करते थे राहुल गांधी के बारे में, अर्बन नक्सल, मैं उस गोदी मीडिया से जानना चाहता हूं, उस अंधभक्तों से, क्या आप अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी से को नहीं कहेंगे? क्या आप मोदी जी की जाति नहीं पूछेंगे? जबकि मोदी जी का ये वही जुमलेबाजी है जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक बूंद पानी नहीं रुका, जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी, वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की
गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नायाब जुमलेबाजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गणना के साथ जाति का भी नाम पूछूंगा, जाति पूछूंगा। उन्होंने यह बात नहीं कही जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना किए हैं, इस देश में मुझे वही जाति जनगणना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक आज़ादी, हर तरह की आज़ादी में उनकी भूमिका हो जो भारत को बनाने में जिसकी भूमिका सबसे ज़्यादा। और मोदी जी ने इन बिंदु पर कुछ नहीं कहा। हॉटलाइन तो बना लेकिन डेडलाइन नहीं बना। तो आपने सुना पप्पू यादव ने जिस हिसाब से बताया कि जातीय जनगणना हुए तो राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई, या फिर बिहार की गरीबों की बात होती है तो राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं और वो आगे आते हैं। इन तमाम चीज़ को लेकर के बता दें कि आज कांग्रेस, माले, राष्ट्रीय जनता दल, बाकी जितने भी इंडिया गठबंधन में लोग हैं, उन लोगों ने बैठक किया है और इन तमाम बैठक को लेकर के बातें निकल के आई है। इस पर जब मुकेश सहनी वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं उनसे जब बातचीत की गई तो मुकेश सहनी का क्या कहना है, पहले आप सुनिए। एजेंडा यही, एजेंडा एक ही एजेंडा तय है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 60 साल के लिए फिक्स है, जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे। और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है और ऐसी सरकार को बदलना है। अब जा रहे हैं तो सब आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। कोई चीज पे सस्पेंस नहीं है, सब अंडरस्टूड है। जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। कितनी सीटों की डिमांड पर आज वो सब समय 243। तो आपने सुना मुकेश सहनी का साफ कहना, उनसे पूछते रह गए क्या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, डिप्टी सीएम क्या आपको बनाया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों पर वो नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तब सारी बातों को बताऊंगा, अभी कुछ नहीं, अभी बस हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं और एकजुटता दिखाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लिए 2025 को लिए हम लोग कैसे क्षेत्र में उतरे और इस बार जो सरकार होगी वो महागठबंधन की सरकार होगी, इतना दावेदारी करते हुए मुकेश सहनी ने अपनी बात रखी। अब देखना होगा कि क्या सच में महागठबंधन की जो सरकार है आने वाली है, जैसा कि ये बता रहे हैं, वो महागठबंधन कितना दूर तक चल पाएगा, महागठबंधन में कि क्या कोई फूट होने वाली है, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ने वाले हैं, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आज मुकेश सहनी पूरे तनमन से लगे हुए थे आज के मीटिंग में सारे नेताओं के बीच में। और जैसा मुकेश सहनी का बयान आया कि सब ठीक है और सीट शेयरिंग की जो बात है वो भी वक्त आएगा तो बताऊंगा, उप मुख्यमंत्री की बात जो है वो भी समय आने पे बताएंगे, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। बदलो सरकार, बदलो बिहार, तो उसी को साकार करने के लिए सम्मेलन है और अभी समय तो ज़्यादा है नहीं, हमें लगता है कि और 4-5 महीने का समय बचा है, तो बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी और उसी का राजनीतिक निर्णय आज यहाँ सम्मेलन करने जा रहे हैं। सीएम चेहरे को लेकर के आप लोगों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है सर, सीएम चेहरे को लेकर के अभी तक सर चुप्पी साध। ऐसा कभी हुआ है कि बिहार में सीएम नहीं रहा कोई?
ऐसा तो नहीं हुआ है महागठबंधन ना। का सीएम चेहरा कौन होगा सर? बिल्कुल अब साफ है कि महागठबंधन है तो बड़े दल के बड़े नेता होंगे। लेकिन वीआईपी पार्टी कह रही है कि डिप्टी सीएम हम होंगे। तो भैया आप भी होइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है। हाँ। अरे बिहार है, कोई बात नहीं। बड़े रश्मि के नाम पे सर आपकी पार्टी में सहमति है? अरे पिछले चुनाव में ही 2020 में ही तय हो गया था, ये नई बात तो है नहीं। कोई नया सवाल हो तो को लेकर क्या होगा? सीट शेयरिंग की बात अभी शुरू होगी। अभी सामने सबसे पहले तो देखिए मई महीना, ये 1 मई से शुरू होता है मजदूरों का दिवस, और 20 मई को पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल है। 4 जो मजदूरों के ऊपर गुलामी के कानून थोपे जा रहे हैं इसके खिलाफ। तो हमें लगता है कि 20 तारीख को पूरा इंडिया गठबंधन बिहार के देश के मजदूरों के पक्ष में उतरेगा। इंडिया गठबंधन जमीन पर अभी हर मुद्दे पर आपको दिखेगा। जिस तरह से पहलगांव के सवाल पर भी पूरे कैंडल मार्च लेकर के लोग हर जगह उतरे, नफरत के खिलाफ, लोगों के अधिकार के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। और ये जो नया शिगुफा अभी मोदी जी की सरकार ने छोड़ा है कि हम जाति जनगणना, अब इस सवाल पर जाति जनगणना बिल्कुल सही ढंग से हो, उसके पूरे आंकड़े उजागर हो, और जातीय जनगणना के आधार पर बिहार से जो 65% आरक्षण तय हुआ था वो लागू हो। इस पर हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में और खासकर बिहार में बिल्कुल सड़क से लेकर के सदन तक एक आखिरी हम सवाल है लड़ेंगे। सर, आपकी पार्टी बिहार में इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अब ये देखना होगा कि इस महागठबंधन की तीसरी बैठक को लेकर के एनडीए में बिहार की राजनीति को लेकर के क्या नई सियासत शुरू हो पाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।